एंटरटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एजुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, and we are going to solve MCQs which are most important MCQ series. एंड ये MCQs वो हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये सारे MCQs पिछले ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, एंड कुछ ऐसे भी हैं जो आगे पूछे जा सकते हैं. तो ये कॉम्बिनेशन है MCQs का, जो लास्ट ईयर्स में पूछे जा चुके हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एंड इवन जो लास्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं. सो उन क्वेश्चंस को हम अच्छे से देखेंगे, राइट. कहीं पर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. आई विल वर्क ऑन दैट, राइट. Just a second. And we are preparing for NTA UGC NET JARAP 2022 and we are preparing for HRM and labor welfare. पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम. एंड पेपर 2 से हमने ये जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशन में किए हुए थे. ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं. एंड आज का हमारा क्वेश्चन होगा, दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो क्वेश्चन, ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा. एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. Who among the following is associated with the types of personnel department such as independent, integrated, staff coordinated and split function categories? Let me read the question again. Who among the following is associated with the types of personnel department such as independent, integrated, staff coordinated and split function categories? जब भी आपको क्वेश्चन, आप एग्जाम में अगर आप हैं, एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आपको इजिली समझ में आ जाएगा. कुछ चीज़ें होती है कि फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं या फिर थर्ड टाइम अगेन आप उसको रिपीट करते हैं तो आपको क्वेश्चन की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और इजिली आप आंसर, अगर आपको उसका करेक्ट आंसर नहीं भी आ रहा होगा तो आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट. क्योंकि एग्जाम में आपका ये जो एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का एक टेक्निक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होती है. क्योंकि आप ऐसा नहीं होता है, आप जानते हैं कि अगर आपने इससे पहले अपियर किए होंगे, आप एग्जाम दिए होंगे यूजीसी नेट का, तो आपने देखा होगा कि क्या लेवल होता है यूजीसी नेट का, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट. सो उन क्वेश्चंस को आप पीसफुली, लाइक बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल शांतिपूर्वक पढ़ेंगे. एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा पढ़िए, थर्ड टाइम पढ़िए, रिपीट करिए उसको. एंड लाइक ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना आपको किसी एक क्वेश्चन में. आपको 1-2 बार के बाद तीसरी बार अगर पढ़ने की जरूरत लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है तो आप पढ़िए. अदरवाइज अगर लगता है कि ठीक नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा होगा कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, आप अगर फर्स्ट टाइम रीड करते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर नहीं हो पाती कभी कभी. तो अगर आप 2 या 3 बार पढ़ते हैं तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग ईजिली और आप उसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे, राइट. सो आपके सामने ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के. डेल यॉर्डर, डेल एस बीच, रिचर्ड पी कॉल्हून. जस्ट अ सेकेंड. सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका डेल यॉर्डर, सेकेंड डेल एस बीच, थर्ड रिचर्ड पी कॉल्हून एंड फोर्थ डाल्टन ई मैकफारलैंड. सो आपके सामने ऑप्शंस हैं. आपको मैं 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, एक बार आप खुद से पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो इसका करेक्ट आंसर होगा डाल्टन ई मैकफारलैंड. डाल्टन ई मैकफारलैंड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. अगर बात करते हैं एसोसिएशन का कि जो एसोसिएशन, द पर्सन Dalton E. McFarland is associated with the types of personal departments such as independent, integrated, staff coordinated and split function categories, right. So let's move to the next question. The book Machine That Changed the World, which brought the lean production and lean thinking concept to limelight, was authored by. Let me read the question again. The book The Machine That Changed the World, which brought the lean production and lean thinking
कॉन्सेप्ट टू लाइमलाइट वाज ऑथर्ड बाय, किस, इसके ऑथर कौन है आपको बताना है। आपके सामने ऑथर्स हैं जेम्स पी वोमैक, डेनियल टी जोन्स एंड डेनियल रूज। ये तीन हैं, एक में लाइक एक साथ तीन लोगों ने किसी बुक का अगर कोई बुक लिखते हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऑथर एक ही हो, कभी कभी इंटीग्रेट होकर के लिखते हैं, दो या तीन लोग या फिर उससे ज़्यादा लोग मिलके लिखते हैं या करते हैं उस चीज़ को रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में आपके सामने है जेम्स पी वॉमैक, डेनियल टी जोन्स एंड डेनियल रूस। सेकेंड ऑप्शन है क्रिस्टोफर ए बार्लेट एंड सुमंत्रा घोषाल। थर्ड आर एम कांटर एंड बी एस टीन, टी डी जिक। फोर्थ है के जे यूस्के एंड स्टीवन आर प्लेयर। तो ये सारे आपके सामने ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। So here the correct answer for this question is James P. Womack, Daniel T. Jones and Daniel Roos ने कहा था the machine that changed the world which brought the lean production and lean thinking concept to the limelight. Right? आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप समझना तो नहीं, आपको बस सिर्फ रिटेन रखना होता है, राइट? Which of the following statements is are not correct as per the provisions of the Industrial Disputes Act 1947? Option A है a labor court cannot adjudicate on disputes relating to discharge and dismissal. Second, an industrial dispute tribunal can adjudicate on disputes relating to discharge and dismissal. C, an industrial tribunal can adjudicate on disputes relating to hours of work and rest intervals. D, a labor court cannot adjudicate on disputes relating to leave with wages and holidays. आपके सामने ए बी सी डी चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इन ऑप्शंस के बेसिस पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और ओनली ए करेक्ट है या फिर सेकंड ए एंड सी करेक्ट है, राइट? लाइक एज पर द क्वेश्चन करेक्ट निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपको ये भी देखना है। हमेशा आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी भी अगर नॉट पूछता है तो आप हमेशा मिस कर जाते हैं और क्वेश्चन का जो आंसर देते हैं उसके बेसिस पर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे, तो आपको नॉट करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। सो नॉट करेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देखना है आपको, राइट? सो सेकंड देखा आपने ए एंड सी, थर्ड ए बी सी या फिर फोर्थ ओनली डी, कौन सा करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो इनकरेक्ट के बेसिस पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, राइट? आप एक बार खुद से क्वेश्चन को पढ़िए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। So here the correct answer for this question is only A. Only A इसमें incorrect है and option 1 would be the correct answer for this question. देखेंगे कैसे? A labor court cannot adjudicate on dispute relating to discharge and dismissal. ये गलत दिया हुआ है क्योंकि not correct पूछा था, तो यहाँ पे ये not correct है ऑप्शन ए, क्योंकि a labor court can adjudicate on dispute relating to discharge and dismissal. वो एजुकेट कर सकता है, बट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नॉट एजुकेट। तो ये एज पर द क्वेश्चन दिस आंसर वुड बी, दिस ऑप्शन वुड बी दी करेक्ट, राइट? सो ओनली ए। बाकी बी सी डी देखेंगे, एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कैन एजुकेट ऑन डिस्प्यूट रिलेटिंग टू डिस्चार्ज एंड डिसमिसल, इस वाले में नॉट नहीं लगाया है तो ये करेक्ट हो गया। सी देखेंगे, एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कैन एजुकेट ऑन डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल्स। And option D, a labor court cannot adjudicate on dispute relating to leave with wages and holidays. So जो labor court का काम होता है वो leaves के बारे में नहीं बात करते, leaves that dispute doesn't relate to the leaves and wages and holidays. So labor court का काम क्या नहीं होता है, that is relating to leaves with wages and holidays. ये इन पे बात नहीं करते हैं, but an industrial tribunal can adjudicate on disputes relating to discharge and dismissal. An industrial tribunal can adjudicate on dispute relating to hours of work and rest intervals. वो discharge and dismissal की बात करते हैं, hours of work and rest interval की बात करते हैं, लेकिन वो leaves with wages and holidays की बात नहीं करते हैं, राइट? सो ये क्वेश्चन बहुत लाइक कंफ्यूज करते हैं कि आपको, आप एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन अगर आ जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है और अगेन ये आ सकता है क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में,
तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करता है डील, क्या नहीं करता है। तो आप कुछ ना कुछ अपने माइंड में ट्रिक बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ट्रिक बनाएंगे कि अच्छा ये कुछ किसी न किसी से अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वो क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है, तो उस हार्ड क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आप उस क्वेश्चन को किसी न किसी कहानी से जोड़ दीजिए या फिर किसी न किसी चीज से रिलेट कर दीजिए, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने रिमेम्बरेंस के लिए, ठीक है, ताकि आपके माइंड में वो चीज रिटेन रहे। उसके लिए आप उस चीज को रिलेट करिए किसी न किसी चीज से, किसी कहानी से जोड़िए। आप ऐसा ऐसे करेंगे ना तो आप क्वेश्चन को रिटेन कर पाएंगे अपने माइंड में। तो यहाँ पर क्या करना है कि नॉट इनकरेक्ट पूछा था तो पहले वाले ऑप्शन में नॉट दे दिया है, तो वो एज पर द क्वेश्चन ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ओनली वन वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के बी सी डी किस तरह से सही है जो ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं, बिकॉज ये करेक्ट है क्योंकि वो इनकरेक्ट पूछा था, बट बी सी डी आर करेक्ट, सो इसलिए वो ऑप्शन में नहीं डाले गए। लाइक ओनली ए ही करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ऑप्शन ऑप्शन ए में इनकरेक्ट पूछा गया था, राइट, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया था और ऑप्शन ए में इनकरेक्ट बात की गई थी, राइट। डी का देखेंगे, डी में कि लीव्स और वेजेस की बात नहीं करता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये आपको ध्यान देना है, जबकि वेयर एज डिस्चार्ज एंड डिसमिसल की बात करता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल्स की बात करता है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि आवर्स ऑफ वर्क की बात करता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और रेस्ट इंटरवल की बात करता है एंड डिस्चार्ज एंड डिसमिसल की बात करता है, ना कि लीव विथ वेजेस एंड हॉलीडेज की बात करता है, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो, मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a part of Peter M. Senge's 5 discipline? आपको नॉट पूछा है क्वेश्चन में कि कौन से इनमें से पार्ट नहीं है पीटर एम सेंगेस के 5 डिसिप्लिन के, ठीक है। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 सिस्टम थिंकिंग, ऑप्शन 2 पर्सनल मास्टरी, ऑप्शन 3 ट्रस्ट एंड ऑप्शन 4 शेयर्ड विजन, राइट। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। लाइक क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी तो नहीं है, आप इजीली समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो लेट मी टेल यू द आंसर। नॉट अ पार्ट ऑफ पीटर एम सेंगीज 5 डिसिप्लिन इज ट्रस्ट। ट्रस्ट पीटर एम सेंगी के 5 डिसिप्लिन का पार्ट नहीं है, बट सिस्टम थिंकिंग, पर्सनल मास्टरी एंड शेयर्ड विजन आर द पार्ट ऑफ पीटर एम सेंगीज 5 डिसिप्लिन, right? So trust is not the part of 5 discipline of Peter M. Sengis. So यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, right? Yes. So next question is benchmarking involves employees learning and adopting so-called best practices by comparing their HRM practices with those of other more successful organizations. Identify the correct sequential steps of benchmarking, right? So best practices की बात कर रहा है benchmarking के अंदर, right? Benchmarking involves employees learning and adopting so-called best practices by comparing their HRM practices with those of other more successful organizations. आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ बेंचमार्किंग। आपके सामने सीक्वेंस लाइक ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में लाइक ये सीक्वेंस में नहीं है, आपको इनको सीक्वेंस में लेके आना है, राइट। सो आप देखेंगे ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई एचआर प्रैक्टिसेस फॉर बेंचमार्किंग। ऑप्शन बी आइडेंटिफाई बेंचमार्किंग partners. Option C constitute a core or a project team to handle the benchmarking process. Option D develop action plans to improve HR strategy and practices. Option E collect data from each of the benchmarking partners. Option F analyze and interpret the data. Option G prepare a comprehensive report based on the data analysis and interpretation. राइट। सो ये क्वेश्चन आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना इन ऑप्शंस को तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले आप एलिमिनेट करिए पहले कि सबसे पहले क्या आ सकता है और लास्ट में क्या जाना चाहिए। अगर आप पहले और लास्ट में, या तो अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आए तो आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं, आप ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकते हैं कि जैसे लाइक आपने वो 1 में देखा ऑप्शन, कोर्स में देखिए, आप कोर्स में 1 देखिए ऑप्शन ACEGDF का एक सीक्वेंस दिया गया है। तो आप देखेंगे कि ए क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एचआर प्रैक्टिसेस
फॉर बेंच मार्किंग ये पहले होना चाहिए, और लास्ट में देखेंगे आप एफ क्या लास्ट में होना चाहिए, एफ क्या दिया, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा, इंटरप्रेट द डेटा। ठीक है, अभी आप देखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे कि लाइक अदर ऑप्शन में क्या दिया गया है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन नजर आएगी। अभी 2 में देखेंगे, डी पहले दिया हुआ है, डी में क्या बात कर रहा है, डेवलप एक्शन प्लान टू इम्प्रूव एचआर स्ट्रेटजी एंड प्रैक्टिसेस। और लास्ट में क्या दिया गया, लास्ट में देखेंगे जी, प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि जी जो है लास्ट में नहीं आना चाहिए, तो आप इससे इसको एलिमिनेट कर देंगे कि नहीं ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं लग रहा है, ये अप्रोप्रिएट सा नहीं लग रहा है। थर्ड ऑप्शन में जाएंगे, फोर्थ को देखते हैं, दैट डी देखेंगे कि डी तो पहले दिया हुआ है लेकिन लास्ट में क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, जी में क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव। नो नो, ये भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 में भी आप जी देख रहे हैं और इसमें भी जी देख रहे हैं, दोनों ही इनकरेक्ट लग रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट में नहीं आने चाहिए। प्रिपेयर जब कर रहे हैं किसी चीज को, तो या तो स्टार्टिंग में होना चाहिए, या तो बीच में आ सकता है एक दो स्टेप के बाद, लेकिन ये लास्ट में दिया है, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है आपको, राइट। तब आप देखेंगे ऑप्शन थर्ड की तरफ, ए दिया सबसे पहले, आइडेंटिफाई एचआर प्रैक्टिसेस फॉर बेंचमार्किंग। तो सबसे पहले आप कोई चीज जब प्रिपेयर करते हैं या फिर तैयारी करने या कोई प्लान करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। आइडेंटिफाई एचआर प्रैक्टिसेस फॉर बेंचमार्किंग, सबसे पहले तो आपका जो इनिशियल फेज होगा दैट इज आइडेंटिफिकेशन, आप आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या दिया, सी दिया हुआ है ऑप्शन में। सी में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट अ कोर और अ प्रोजेक्ट टीम टू हैंडल द बेंच मार्किंग प्रोसेस। फिर आप कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कोर और प्रोजेक्ट टीम, एक प्रोजेक्ट टीम को आप कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के बाद आप एक टीम बनाएंगे जो बेंच मार्किंग प्रोसेस को फॉलो करेगा, राइट। उसके बाद आप देखेंगे ई, इसमें ई दिया हुआ है, राइट, सॉरी सॉरी बी दिया हुआ है, दैट इज आइडेंटिफाई बेंच मार्किंग पार्टनर्स। सो आपने आइडेंटिफाई किया, फिर आपने कॉन्स्टिट्यूट किया बेंच मार्किंग प्रोसेस को, फिर उसके बाद आप बेंच मार्किंग के पार्टनर्स को आप फाइंड करेंगे, बेंच मार्क करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे पार्टनर्स को, राइट। एंड आप उसके बाद क्या ऑप्शन आएगा, ई, कलेक्ट डेटा फ्रॉम ईच ऑफ द बेंच मार्किंग पार्टनर्स। सो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे बेंच मार्किंग पार्टनर्स को, फिर उसके बाद आप कलेक्ट करेंगे डेटा को, ठीक है, फ्रॉम बेंच मार्किंग पार्टनर्स। उसके बाद आपका आएगा एफ, एफ क्या होगा उसमें, एनालाइज एंड इंटरप्रीट डेटा, फिर उसके बाद आप एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और लास्ट में क्या आएगा, डेवलप एक्शन प्लान टू इम्प्रूव एचआर स्ट्रेटेजी एंड प्रैक्टिसेस। फिर आप डेवलपमेंट पार्ट में जाएंगे, लास्ट में आप जाएंगे, आप लास्ट में सारे प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, मतलब कॉन्स्टिट्यूट करना किसी पार्टी को, फिर उन पार्टनर्स को उन पार्टनर्स के को आइडेंटिफाई करना, उनसे डेटा कलेक्ट करना, फिर उन पे एनालिसिस करना, उसके बाद आप डेवलपमेंट पे जाएंगे। सो डेवलपमेंट वाला पार्ट सबसे लास्ट फेज में आएगा। सो हियर the correct option for this question is option number third. So correct sequence क्या होगा, A C B E F G D would be the correct sequence for this question. आप इस क्वेश्चन को फिर से समझ के पढ़ने की कोशिश करिएगा एक बार, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रट्टा मार लेंगे ना तो फिर आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस पहले आ सकता है। आप अगर नहीं, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता अगर कि आप एक ही क्वेश्चन को इतना टाइम तक देखते रहें, तो आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आप ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन को पहले फटाफट एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा। सिर्फ पहला और लास्ट वाला, पहला ऐसे लेंदी क्वेश्चन में आप पहला और लास्ट को देखने की कोशिश करिएगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप पहले और लास्ट ऑप्शन के सीक्वेंस को देख के ही आप समझ जाएंगे कि क्या करेक्ट सीक्वेंस हो सकता है, क्या इनकरेक्ट सीक्वेंस हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, A C B E F G D is the correct sequence. Yes, so next question is, the second industrial truce resolution was passed in the year. किस ईयर में पास हुआ था सेकेंड इंडस्ट्रियल ट्रूज रिजोल्यूशन? आपके सामने ऑप्शंस हैं 1948, 1956, 1962, 1991। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1962। जो सेकेंड इंडस्ट्रियल ट्रूज रिजोल्यूशन आया था, पास हुआ था, वो हुआ था इन 1962 में। ईयर को याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
As per the provisions of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946, for which of the following organizations the central government is not appropriate government? इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट किन इनमें से किन ऑप्शंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है? पहला रेलवेज, दूसरा मेजर पोर्ट्स, थर्ड बैंक्स एंड फोर्थ माइन एंड ऑयल फील्ड्स। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि इन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या चीजें आती हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या चीजें नहीं आ सकती या फिर आ सकती हैं। इससे भी अगर आप करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वैसे सबको पता है कि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, राइट। मेजर पोर्ट्स की अगर बात आती है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। माइंस एंड ऑयल फील्ड्स की बात हो रही है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही आती है। क्या नहीं आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर? दैट इज बैंक्स, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, an employee working in a seasonal establishment shall be deemed to be in a continuous service if he has served not less than, no, not less than। सो क्या बोल रहे हैं कि किसी भी लोग पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत अगर बात करते हैं, आप पेमेंट एक्ट ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत कोई भी इंप्लॉइज और वर्किंग है किसी भी सीजनल इस्टेब्लिशमेंट में, तो वो कम से कम कितने दिन वो काम करेगा एक साल में कि उसको कॉन्टिन्यूअस सर्विस की तरह देखा जाएगा कि ही हैज डीम्ड टू बी ही शैल बी डीम्ड टू बी इन अ कॉन्टिन्यूअस सर्विस। उसको एक कॉन्टिन्यूअस सर्विस के रूप में देखा जाएगा उसके काम को, अगर वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट पर्सन है, राइट। सीजनल वो ऐसा पर्सन है जो सीजनल इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। कितने दिन कम से कम वो सर्व करे एक साल के अंदर कि उसको एज अ कॉन्टिन्यूअस सर्विस पर्सन समझा जाए, राइट। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन वन, 120 days during the period of establishment was in operation. Second, 75% of the number of days on which the establishment was in operation. Third, 100 days during the period of establishment was in operation. And fourth, 67% of the number of days on which the establishment was in operation, right। So आपके सामने ऑप्शंस हैं। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें 2 बार पढ़े उसको, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। क्वेश्चन अगर आपके लिए रिपीटेड हो जाता है तो आपको एक बार ही एक बार पढ़ते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत समझेंगे, लेकिन अगर दोबारा पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को तो आपको इजिली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, राइट। अगर सही से अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन को तो आप सही से आंसर भी कर पाएंगे, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 75% ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द एस्टैब्लिशमेंट वाज इन ऑपरेशन। सो कम से कम 75% ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑन विच द एस्टैब्लिशमेंट वाज इन ऑपरेशन, 75% उसको देना होगा एम्प्लॉय को अपना किसी भी सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अंडर द एक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, राइट। सो क्या याद रखेंगे आप? दैट इज 75% ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द एस्टेब्लिशमेंट वाज इन ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। टाइटल्स ऑफ द एक्ट एंड ईयर ऑफ इनैक्टमेंट आपको सही मैच करना है, राइट। सो पहला दिया हुआ है क्लेटन एंटी ट्रस्ट एक्ट, दूसरा है नारिस ला गार्डिया एक्ट, सी स्टीवन एंटी ट्रस्ट एक्ट, लैंड्रम ग्रिफिन एक्ट, राइट। सो कौन सा आपको सही लग रहा है, कौन सा सही मैच हो सकता है, आपको बताना है।
आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। सो कहीं इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 1 का हो जाएगा 1 ही, 2 का हो जाएगा 2 एंड 3 का हो जाएगा 3 एंड 4 का हो जाएगा 4। कैसे? क्लेटन एंटी ट्रस्ट एक्ट कब आया था? 1914 में आया था। नारिसला गॉर्डिया एक्ट कब आया था? 1932 में। स्टेवन एंटी ट्रस्ट एक्ट आया था 1890 में। और लैंड्रम ग्रिफिन एक्ट आया था 1959 में। सो ये ईयर वाले जो क्वेश्चन है आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़े, राइट। सो इनका एक ही सॉल्यूशन है कि आप इनको किसी न किसी, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर इनमें से एक या दो भी ईयर आपको याद है, एक या दो के भी अगर ईयर आपको याद है, उनका करेक्ट मैच आता हो, तो आप दो बाकी क्या और इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर सपोज हम बात करते हैं, बात कर रहे हैं कि अगर आपको याद हो कि क्लैटन एंटी ट्रस्ट एक्ट कब आया था, अगर आपको याद रहेगा कि 1914 में आया था, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए का 1 किसी और में, किसी अदर ऑप्शन में आप देख रहे हैं इसका मैच नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ एक मैच अगर आपको याद है, तो बाकी के ऑप्शंस आप इजीली मैच कर देते हैं, क्योंकि अदर में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। कभी कभी एक में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, एक के बाद दूसरा भी सिमिलर सिमिलर बाकी में भी दे देते हैं वो ऑप्शन, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उसमें आपको चांस मारने वाली बात हो जाती है उसमें, राइट। लेकिन अगर एक या दो अगर आपको याद रहे किसी भी क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं और आते भी हैं एग्जाम में, तो ऐसे में अगर एक या दो के अगर आपको सही मैच पता है, तो बाकी के दो ऑप्शन आप इजिली मैच कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर क्लैटन एंटी ट्रस्ट एक्ट किसी को याद है कि 1914 में है, तो एज पर दिस मैच आपको आइडिया लग जाएगा कि बाकी तीनों तो सही मैच हुए हैं। नारिस ला गार्डिया एक्ट 1932 में आया होगा, स्टेवन एंटी ट्रस्ट 1890 में, और लैंड्रम ग्रिफिन एक्ट 1959 में, राइट। सो आप इस तरह से इजिली इस क्वेश्चन को मैच कर देंगे और सही आंसर दे देंगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम के टाइम, एग्जाम में स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। इसके बाद हम अगले सेशन में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन की सीरीज में लेकर के आई हूँ, राइट। सो इसमें इससे पहले जो सेशन मैंने लिया था उसमें मैंने 4 या 5, आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन कराया था। इसमें भी ऑलमोस्ट हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं इस सेशन में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। इसके बाद के जो सेशन होगा उसको मैं उसमें आगे के क्वेश्चन कराऊंगी, right? A company wants to determine the staffing level required to sustain and improve its sales volume out of the following methods, which will be used for forecasting the personnel required for the purpose. A. Trend analysis. B. Ratio analysis. C. Scatter plot. Right? So क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? A company wants to determine the staffing level required to sustain the improve its sales volume out of the following methods, which will be used for forecasting the personnel required for the purpose. ऑप्शन ए है ट्रेंड एनालिसिस, बी रेशियो एनालिसिस, सी स्कैटर प्लॉट। कोर्स में दिया गया है, इसमें से कौन से सही है? ओनली बी, ओनली सी, थर्ड ओनली बी एंड सी, फोर्थ ए बी सी तीनों ही, राइट। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, अगेन रीड करेंगे, and you'll have to find, you'll easily find the answer, right? So here let me tell you the answer. The correct answer for this question is option number 3rd. Only B and C are the correct options. B and C देखेंगे क्या दिया हुआ है। B में दिया है रेशियो एनालिसिस एंड C दिया है स्कैटर प्लॉट। ट्रेंड एनालिसिस की बात नहीं की है, ओनली रेशियो एनालिसिस एंड स्कैटर प्लॉट की बात की गई है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3rd, ओनली B and C. क्वेश्चन क्या पूछा था? अ कंपनी वांट्स टू डिटरमाइन द स्टाफिंग लेवल रिक्वायर्ड टू सस्टेन एंड इम्प्रूव इट्स सेल्स वॉल्यूम। उसको जो जो क्या था, कंपनी का क्या मेन मोटिव था, क्या डिटर्मिनेशन था उनका, कि उनको सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना था, उनको सस्टेन करना था, उनको वॉल्यूम बढ़ाना था, उनको सस्टेन करना था आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, राइट। सो कौन सी विच विल यूज फॉर द फोरकास्टिंग एंड पर्सनल रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। सो पर्सनल फोरकास्टिंग के लिए क्या क्या यूज होता है? दैट इज रेशियो एनालिसिस एंड स्कैटर्ड प्लॉट, ना कि ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का इसमें कोई रोल नहीं होता है, राइट। सो हमारा ये सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, एंड
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।